दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए थे जिस चैप्टर का नाम था एक दल के प्रभुत्व का दौर, या इसी चैप्टर का नाम क्या है, एक दलीय प्रभुत्व का दौर के नाम से भी जानते हैं। क्या सर? देख शनिवार को आप ज्ञान कहाँ था जब अभी क्लास में हम बोले तो शनिवार के तो बोले कि जितना बनाया वो भी चेक कर लेंगे और जो दीर्घ है वो क्या लिखाना है जो शनिवार को लिखा देंगे। शुरुआत दिन नहीं करते, अंतिम दिन जितना पढ़ेंगे टिक आउट कर देंगे, चेक कर लेंगे और जो दीर्घ एक बचा है उसको क्या करेंगे, लिखा देंगे। पिछला चैप्टर एक बार थोड़ा रिवीजन करो, इतना में ही रिवीजन खत्म किया जाए कि सुनिए ध्यान से कि सर्वप्रथम देश आज़ादी 1947 में होता है। आज़ादी के साथ ही भारत का विभाजन होता है पाकिस्तान के रूप में 14 अगस्त 1947 को। विभाजन के साथ ही हमें दंगा देखने को मिलता है और दंगा में कहीं ना कहीं हजारों सैकड़ों व्यक्ति की मृत्यु होती है और दंगा कहीं ना कहीं सांप्रदायिक वाली दंगा थी और ये जाके अंत होता है महात्मा गांधी के गोली मारने के साथ ही 30 जनवरी 1948 के बाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दंगा समाप्ति होने के साथ ही भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान यानी जो धार्मिक बहुसंख्यक आधार पे भारत का दो विभाजन, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में हुआ था। तो जो व्यक्ति वहां से भारत की ओर आया था अर्थात शरणार्थी के रूप में भारत में आया था तो उसे कहीं ना कहीं भारत में पुनर्वास करने की स्वतंत्रता, पुनर्वास करने की सबसे बड़ी समस्या थी। इसके साथ ही भारत के सामने रियासतों को मिलाने की भी सबसे बड़ी समस्या, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलता है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़े थे तो इसमें जाने थे कि जम्मू कश्मीर का जो मामला था, जम्मू कश्मीर का मामला राजा हरि सिंह के मामला और लगातार पाकिस्तान का 3 आक्रमण को देखते हुए आगे बढ़े थे। इसी में मणिपुर और एक आपका कौन था, हैदराबाद, जो कि वहां का शासक कौन था, निजाम था। इस समस्या को समेटते हुए हम लोग आगे जब बढ़े थे तो फिर भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को देखा था और अंतिम टॉपिक पढ़े थे कि भारत के सामने क्या समस्या थी। जितना पढ़े वही समस्या थी। सबसे पहले कि एक नए शासन तंत्र की स्थापना करना था, वो क्या था, लोकतंत्र था, जहां व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था। दंगे के कारण जो एकता में फूट कर गई थी उस एकता को नए सिरे से क्या करना था, अब लागू करना था। तीसरे पॉइंट विकास की एक ऐसी रणनीति अपनाना था जिसमें सभी का विकास हो सके। पुनर्वास की उस समय सबसे बड़ी समस्या थी, कश्मीर की समस्या थी। इस प्रकार के समस्याओं को पढ़ते हुए हमने पहले चैप्टर में देखा था कि भारत देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया गया था तो वहां लोगों के द्वारा चुना गया सरकार होता। तो सिंपल सी बात है कि दूसरा चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, चुनाव पढ़ेंगे और दूसरा चैप्टर हमारा यहीं से स्टार्टिंग होता है, चुनाव से ही स्टार्टिंग होता है, जिसमें हमने पहला पढ़ा था कि 1952 ईस्वी में भारत का प्रथम आम चुनाव होता है, जिसका पहला चुनाव आयुक्त कौन था या निर्वाचन आयुक्त जो था वो कौन था, तुम्हारा सुकुमार सेन। कौन था, सुकुमार सेन। यहीं से स्टार्टिंग किए थे। पिछला क्लास में हमने कुछ टॉपिक देखा था जिसमें 2 शब्द महत्वपूर्ण देखा था, लोकसभा का संबंध पूरे देश से यानी कि केंद्र से और विधानसभा का संबंध किसी एक राज्य से। लोकसभा से कहीं ना कहीं संबंध प्रधानमंत्री का और विधानसभा से किसका संबंध होता है, मुख्यमंत्री का। इतना हमें पकड़ में आया था। पिछले क्लास की टॉपिक को अगर दोहराओ तो हमने इसमें कौन कौन से बातें को पढ़ा था। सबसे पहला पढ़ा था कि भारत देश का संविधान जो बनके तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराया गया। चुनाव कराने के दौरान ही 1952 में चुनाव होती है और पहली बार चुनाव कराया गया, जिसमें हमने कुछ आंकड़े भी देखा था। उस आंकड़े के तहत पता चला था कितना मतदाता केंद्र बना था, कितना कुछ बना था। चुनाव होने के बाद 1952 में पहली आम चुनाव होती है, जिसका पहला चुनाव आयुक्त कौन होता है, सुकुमार सेन होता है। और उस समय चुनाव जो होता है वो ईवीएम पे नहीं होता है बल्कि क्या होता है, मुहर वाली होती है, जिसमें कि एक वायलेट पेपर बना होता था। किस प्रकार से होता है इसको थोड़ा अगर समझ लो, अभी भी होता है पंच का चुनाव और क्या कहते हैं, मेंबर की चुनाव। दूसरा चैप्टर है और चैप्टर का नाम एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस शब्द को हमने समझा था कि आइए थोड़ा सा अगर टॉपिक इसको व्याख्या करो तो इसमें यह देखा था कि शुरुआती समय अगर यहां से स्टार्टिंग करो, क्या पहला संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 बनकर तैयार, लागू 26 जनवरी 1950। याद करने वाला बात खाली लिखता है। पहला आम चुनाव 1952, चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। 2 वर्ड और पढ़ा था, एक पढ़ा था लोकसभा का संबंध कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से, जो कि हमने व्याख्या करके आपको पढ़ा दिया था, जिसको बोला था और व्याख्या पढ़ेंगे जब संविधान पढ़ेंगे तब। और विधानसभा का संबंध कहां से होता है, राज्य से, इसका संबंध केंद्र से होता है। शुरुआती समय में देश के सामने मात्र एक ही पार्टी देखने को मिलता है। वो पार्टी कौन सा देखने को मिलता है, कांग्रेस। कौन सा देखने को मिलता है, कांग्रेस। सबसे पुरानी पार्टी भी। और कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में। जब 1952 में पहली आम चुनाव होती है तो लोगों के सामने कहीं ना कहीं ऑप्शन के
रूप में यही रहता है। और 1952 से लगातार 3 आम चुनाव तक, यानी 1952, 1957, 1962, 3 आम चुनाव तक कांग्रेस चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, अपनी स्थिति इतनी मजबूत रखी थी कि दूसरे पार्टी का सिर्फ नाम भी सुनने को नहीं मिलता। और 1952 से 1962 तक जो लगातार कांग्रेस पार्टी की स्थिति बनी रही, इसी स्थिति को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? एक दल प्रभुत्व का दौर। किसके नाम से जानते हैं? एक दल प्रभुत्व का दौर। लगातार 3 आम चुनाव तक एक ही पार्टी बनी रही, वो पार्टी कौन थी? कांग्रेस थी। अब चर्चा करेंगे कांग्रेस इतना मजबूत क्यों रहा। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी के रूप में था, एक पॉइंट तो ये हो जाएगा। नेहरू को चमत्कारी नेता के रूप में देखा जाता है। नेहरू कैसा नेता देखा जाता है? चमत्कारी। कहीं ना कहीं अधिकतर महापुरुष का संबंध किसमें देखने को मिलता है? आपका कांग्रेस से ही। उसमें महात्मा गांधी सबसे मेन आदमी का भी चर्चा करेगा तो उसका संबंध भी कांग्रेस का ही था। इससे और भी आगे जब तुम पढ़ेगा तो और भी घटनाएं देखने को मिलेगा जिसमें कि कांग्रेस को ही मजबूत करता हुआ आपको दिखेगा। लगातार 3 आम चुनाव तक कौन जीतता है? कांग्रेस पार्टी। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि अगर कहीं 462 सीट है, 493 सीट है, तो अकेले ये 350 सीट, 392 सीट क्या कर रहा था? जीत रहा था। इसके साथ ही कांग्रेस का हमने कुछ छाप को देखा था। शुरुआती दिनों में कांग्रेस का 2 बैल था, उसके बाद 1971 से 1977 के बीच गाय और बछड़ा रहा, और फिर बाद में क्या हो जाता है? 1978 से बाद हाथ छाप। क्या बन जाता है? हाथ छाप। इसमें पूरी घटनाएं हमने पढ़ा था, और पूरी की पूरी घटना में जो एक महत्वपूर्ण बातें आया था, सुकुमार सेन तो इसका चुनाव आयुक्त था ना, सुकुमार सेन पहला चुनाव आयुक्त था। और 1952 में क्या होता है? चुनाव होता है। हमने यहीं तक क्लास समझा था कि पहला चुनाव 1952 में पहला चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, और कांग्रेस पार्टी को केंद्र और राज्य स्तर पर भारी बहुमत से क्या मिलती है? जीत मिलती है। केंद्रों में भी सरकार बनती है प्रधानमंत्री के रूप में, पहला प्रधानमंत्री नेहरू, और राज्यों में भी उसी की सरकार बनती है। किसकी बनती है? कांग्रेस पार्टी की बनती है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या थी? काफी मजबूत हमें देखने को मिलती है। यहीं तक पढ़े, इससे आगे कुछ और पढ़े थे। सही अंजाद था, एरो मोड नहीं था मोबाइल। लेकिन आज धुंधला का दिखाई दे रहा है रे। चले, राज्यों की विधानसभा में टोटली बात कहते हैं कांग्रेस काफी मजबूत दिखता है। कांग्रेस क्या दिखता है? काफी मजबूत दिखता है। और चुनाव होता है, ठीक है। और चुनाव आयोग का जो गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को। थोड़ा डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि चुनाव आयोग का गठन हम टिक लगाने के दौरान आपको लगा देंगे 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग, ठीक है। वोटर लिस्ट सब यही तैयार किया था पहली बार कि कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। अच्छा, वोट जो हुआ था किसको अपना कर हुआ था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपना कर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपना कर। कब हुआ था? 1952। कितना उम्र वाला वोट दिया था? लड़का लड़की सब, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और नहीं दिक्कत है हम आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटी मोटी पार्टी का भी नाम आपको हमने बताया था। समाजवादी पार्टी, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, या भारत की कम्युनिस्ट पार्टी हुआ। याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो मेन टॉपिक हम समझ रहे हैं वो क्या है? कांग्रेस की स्थिति 1952 के चुनाव में केंद्र स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी काफी मजबूत देखने को मिलती है। अगला टॉपिक जो है कांग्रेस की प्रभुत्वशाली स्थिति की प्रकृति। आखिर क्या कारण रहा कि कांग्रेस में शुरुआती समय में इतना मजबूत देखने को मिलता है? अगर पूरी की पूरी टोटल आप कहानी पढ़िएगा तो इसमें यह पता चलता है, यह दल व्यवस्था इस वर्गीकरण मान लिया जाए तो भारत की बहुदलीय व्यवस्था कोटि में रखा जाए। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। अब देख, इतना जितना अभी पार्टी का नाम बोलेंगे, कौन पार्टी कब बना, हम टिक आउट करवा देंगे। इससे एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। सबसे पहले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, 1906 में बनता है मुस्लिम लीग, 1915 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हिंदू महासभा अस्तित्व में है। कुछ पार्टी लिख ले, हम थोड़ा सा अभी याद कर लेना, टिक लगाने के दौरान खाली में लगा देंगे। 1885 सबसे पहला कांग्रेस, सबसे पहला कांग्रेस। इससे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। 1906 मुस्लिम लीग, 1906 मुस्लिम लीग, 1915 हिंदू महासभा, हिंदू महासभा किसके द्वारा पार्टी बनता है? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। आगे सुनिए ध्यान से। 1925 को भारत के 26 दिसंबर 1925 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, 1925 में कौन सा बनता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। भारत की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। उसके अलावा चित्र 1923 में स्वराज पार्टी, जो लगभग 3 वर्ष के बाद समाप्त हो जाती है। 1923 में क्या बनता है? स्वराज पार्टी बना था, लेकिन 1925 में समाप्त हो जाता है। लेकिन याद रहना है कि स्वराज पार्टी कब बनता है? 1923 में। 1934 में जयप्रकाश ने, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाई। कब बनाया था? 1934 में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ठीक है, हम एक दिन आपको शनिवार को है ना, जितना पार्टी कौन बनाया था और कब बनाया था, इससे महत्वपूर्ण ये बातें हैं कि कौन पार्टी कब बना था और इसमें कौन कौन बनाया था और कब बना। 2 सवाल बनता है, कौन पार्टी कब बना और कौन बनाया। शनिवार को पूरा 8-10 पार्टी का नाम हम लिखा देंगे और कौन बनाया था। ठीक है, जैसे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, चाहे क्या कहते हैं, जैसे तुम्हारा हिंदू महासभा कौन है? मदन मोहन मालवीय 1915। तो इसे याद करने वाली बातें हैं कि कौन पार्टी कब बना था और कौन बनाया था। इसको हम क्या करेंगे? शनिवार को पूरा का पूरा टॉपिक लिखा देंगे। एमआई पार्टी इधर स्थापना है, तभी नहीं पुरानी पार्टी, उसको नहीं देखा जाता है। 1952 में ही हम लोग, अभी 1952 में है। जब इधर आएंगे तब, और ऐसे भी किताब में उसका व्याख्या नहीं है। जब ढेर सीट जीतेगा फिर आ जाएगा वो। जब हम पूरा व्याख्या करेंगे तो हम लिखा देंगे। अगला टॉपिक यही था कि जितना पार्टी बना वो पार्टी कब बना और कौन इसका संस्थापक रहा, उसको हम लिखा देंगे। इसी में एक लाइन याद करने वाली की बातें हैं कि स्टेनले कोसेनिक नाम का एक व्यक्ति था। स्टेनले कोसेनिक, उसका एक वर्ड है, कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि शासन, राज, यहां तक कि देश बन गई थी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था शुरुआती समय में, जब कांग्रेस लगातार जीत रहा था। स्टेनले कोसेनिक ऑब्जेक्टिव बनेगा किसका एक कथन है कि कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं थी। कब? 1952 से 1962 के बीच कांग्रेस पार्टी नहीं, वही शासन था। वही क्या था? शासन था, राज, वहां यहां तक कि देश बन गया था। कांग्रेस कहीं बोलता था वो पार्टी नहीं, वही शासन था, वही देश था, क्योंकि एक ही दिखता था। वो कौन दिखता था? कांग्रेस। तो ये लाइन पूछा जाता है कि इससे क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ही नहीं, कांग्रेस ही शासन, कांग्रेस ही देश था। किसके द्वारा ये वर्ड कहा गया या किसके द्वारा एक कथन कहा गया था? स्टेनले कोसेनिक के द्वारा ये वर्ड कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं, कांग्रेस ही शासन था, कांग्रेस ही देश था। क्योंकि किस संदर्भ में कहा जाता है? क्योंकि शुरुआती समय में कांग्रेस की जो मजबूती दिखती है वो काफी हमें मजबूत देखने को मिलती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे आखिर शुरुआती समय में कांग्रेस में शुरुआती समय 1952 ईस्वी में आखिर कांग्रेस के पास ही सत्ता क्यों जाता है, इसके पीछे क्या क्या रीजन रहता है, उन सभी पॉइंट को देखेंगे। और इसमें कुछ पार्टी का नाम दिया गया है जो कि हम अगले क्लास में तुमको लिखा देंगे। अगर आगे जब पढ़िएगा तो इसमें 3 पॉइंट दिया गया है, जो कि इन तीनों पॉइंट के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास सत्ता जाता है। पहला, देश में अनेक पार्टियां थी लेकिन सत्ता कांग्रेस पार्टी के पास रही। ऐसा क्यों है? क्योंकि विपक्षी पार्टियां उस समय जितना था, अब देश में उस समय पार्टी था लेकिन सत्ता किसके पास जाता है? कांग्रेस के पास ही जाता है। इसके पीछे कई रीजन है। उसमें कई पार्टियां थे, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारतीय जनसंघ था, पंजाब सोशलिस्ट पार्टी था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी था, हिंदू महासभा चुनाव में भाग लिया किंतु वे सत्ता के संग्राम में सफल ना हो सका। क्षेत्रीय स्तर पर भी अनेक पार्टी थी। क्षेत्रीय स्तर पर वैसी पार्टी होती है जो राज स्तर के लिए चुनाव लड़ती है। कैसे स्तर के चुनाव लड़ती है? राज स्तर की चुनाव। जैसे जेडीयू, ये कहां की है? बिहार की है। जैसे झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये कहां की पार्टी है? झारखंड की है। जैसे इसी प्रकार से जो राज स्तर पे पार्टी होती है उसे कौन सी पार्टी बोलते हैं? क्षेत्रीय पार्टी। आपकी किताब में दाब दिया। जैसे मद्रास में द्रविड़ मुनेत्र करगम, मद्रास की पार्टी है कौन सा? द्रविड़ मुनेत्र करगम। महाराष्ट्र में एक पार्टी है जिसका नाम है शिवसेना। क्या नाम है? शिवसेना। पंजाब में एक पार्टी है जिसका नाम है शिरोमणि अकाली दल। अब बोले सर इसको याद करना है? नहीं याद करना है। समझना ये है कि आखिर शुरुआती दिन में यहां सवाल पूछता है? नहीं पूछता, सिर्फ समझ के निकल जाना है। बोरिंग भी लगता है तो आप सुन के खाली निकलिए। सिर्फ यहां समझना है कि कांग्रेस की मजबूती इतनी मजबूती थी कि क्षेत्रीय स्तर पे भी कई पार्टियां चुनाव लड़ी थी, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर, देश स्तर पे हो, केंद्रीय स्तर पे हो, दोनों स्तरों पर जो जीत हासिल करती है वो कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है? कांग्रेस ही करती है। क्योंकि सत्ता की आड़ में ये सभी क्या हो जाता है? पीछे हो जाता है। जो जीत जाती है उसे सत्ता पार्टी बोलते हैं, जो हार जाती है उसे विपक्षी पार्टी बोलते हैं। तो जो क्षेत्रीय पार्टी थी यानी राज्य पार्टी थी, जैसे झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, महाराष्ट्र में शिवसेना हो, चाहे पंजाब में क्या हो शिरोमणि अकाली दल हो, ये सब भी चुनाव में लड़ा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी से क्या हो जाता है? हार जाता है, क्योंकि वो सत्ता ग्रहण नहीं कर पाता। अगला कहा था सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक बहुलवाद को बनाए रखा। उसने अधिनायकवादी रूप धारण नहीं किया। जैसा फासीवाद या साम्यवादी देशों में अनेक पार्टियां विपक्ष की भूमिका निभाती रही, कांग्रेस विरोधी अभियान चलाती रही, जिसे कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। कारण यही था कि कांग्रेस वास्तव में एकमात्र अखिल भारतीय धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी, जबकि अन्य पार्टियां किसी विशेष क्षेत्र, वर्गीय हित या विचारधारा का समर्थन करती है। अब ध्यान से देखिए, जब भी कोई क्षेत्रीय पार्टी बनती है, मान लो कि इस एरिया में अगर मान लो बिहार है और एग्जांपल जस्ट कि अगर यहाँ पे कोई पार्टी बनेगा, अगर यहाँ पर कोई क्या बनेगी? पार्टी बनेगी। जब शुरुआती दिन में आप पार्टी बनाइएगा तो आपको कुछ ना कुछ आधार देना होगा। आप किस आधार पर इलेक्शन लड़िएगा? अगर मान लो पार्टी बनाए तो मेरा पार्टी कौन सा काम करेगा?
तो आधार देना होगा ना। तो उस समय जो पार्टी बनता था, क्षेत्रीय स्तर पे पार्टी बनता, क्षेत्रीय स्तर पे जो पार्टी बनता था, चाहे तो अपने क्षेत्र की भाषा को लेकर बनता था, चाहे तो अपने क्षेत्र को एक अलग पहचान दिलाने के लिए करता था, या अपनी संस्कृति के आधार पे करता था। वो पूरे देश को लेकर नहीं चल रहा था। उस समय जो पार्टी बन रही थी छोटी छोटी बन रही, और छोटी छोटी जो बन रही थी पार्टी, वो क्षेत्रीय पार्टी थी। और क्षेत्रीय पार्टी जब बन रहा था, वो पूरे देश की समस्या को लेकर नहीं चल रहा था, वो सिर्फ लेकर चल रहा था अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर, अपने क्षेत्र हित को देखता था। जब आप अपने क्षेत्र हित को देखिएगा तो पूरे देश हित की बात उसमें चर्चा होगी? कहीं नहीं होगी। आप अपने घर के हित के बारे में सिर्फ सोचिए, समाज हित होगा उसमें क्या? तो उस समय कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो कि पूरे देश के लिए बारे में सोचती थी, धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में थी। और कहीं ना कांग्रेस कहीं ना कहीं आजादी के क्रम में था, तो उसका पूरा का पूरा पहुंच था। दूसरे पॉइंट पर नेहरू जैसा चमत्कारी नेता है, न क्या कहते हैं, फिर महात्मा गांधी का संबंध है, बड़ा बड़ा दिग्गज नेताओं का संबंध उसमें किससे दिख रहा है? कांग्रेस पार्टी से। और क्षेत्रीय स्तर पे, अब देखिए लघु का सवाल पूछेगा, क्षेत्रीय पार्टी किसे? क्षेत्रीय स्तर की जो पार्टी होती है वो राज्य स्तर की पार्टी होती है, और क्षेत्रीय स्तर की जो पार्टी बनती है वो कहीं ना कहीं कुछ मुख्य बिंदु और कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रीय संस्कृति पहचान दिलाने को लेकर बनती है। नागालैंड में पढ़ेगा, कई पार्टी तुमको देखने को मिलेगा, नागा नेशनल फ्रंट के नाम से। मिजोरम में देखेगा, उन लोग कहता है कि हमें भारत से अलग चाहिए, भारत से क्या चाहिए? अलगाववादी। अब जो मिजोरम नागालैंड की पार्टी है, क्या वो पूरा देश की पार्टी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती ना, वो अपने क्षेत्र के लिए हो। इसी को क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय पार्टी। क्या उस समय जब 1952 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, क्या क्षेत्रीय पार्टी थी? हाँ बिल्कुल थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अलावा उन सभी को सफलता नहीं मिलती है। कारण है कि उन सभी छोटी छोटी पार्टी का संबंध अपने क्षेत्र से था, और अपने क्षेत्रीय पार्टी होने के कारण उन सभी को उल्लेखनीय सफलता हमें देखने को नहीं मिलती है। किसकी अपेक्षा? कांग्रेस की अपेक्षा। क्षेत्रीय पार्टी क्या समझे? क्षेत्रीय पार्टी का संबंध किसी एक क्षेत्र विशेष से देखने को मिलेगा। उसका कोई ना कोई क्षेत्र अलगाववादी हो सकता है, या अपनी संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए हो सकता है, या अपने क्षेत्र के ही समस्या को लेकर वो पार्टी को बनाएगा। पूरे देश की समस्या को लेने वाला नहीं है। इसे हम लोग क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी देश की पार्टी थी, धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में थी। इसलिए हमें शुरुआती समय में एक तरीके से ये क्या देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं अपने कब्जा को बनाए रखती है। कांग्रेस ये बात नहीं था क्या अन्य पार्टी को दबाना चाहती, दबाना नहीं चाहती थी। कांग्रेस विरोधी प्रचार तभी भी होता था कि कांग्रेस को वोट नहीं दीजिए, खराब वो खराब, सब चीज चलता था। लेकिन कांग्रेस की जो सोच थी वो काफी लंबे समय की थी और पूरे देश स्तर का था। जब आपसे हम सवाल वहां पर दीर्घ का पूछा गया, एक दलीय प्रभुत्व का दौर से आप क्या समझते हैं, यही सब बातों को लिख के पढ़ना भरना है, ठीक है? कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर लगातार 3 आम चुनाव तक कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी मजबूत देखने को मिलती है। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय स्तर कई पार्टियां, क्षेत्रीय स्तर की जो पार्टियां होती है उसका संबंध अपनी क्षेत्रीय संस्कृति, भाषा इत्यादि से होती है। कई प्रकार ऐसी पार्टियां होती है अपनी संस्कृति, अपनी क्षेत्र, अपनी भाषा को बनाए रखने के लिए इलेक्शन में चुनाव लड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो शुरुआती इलेक्शन लड़े और अभी भी उसका जो एजेंडा देखने को मिलता है वो पूरे देश को लेकर चलना होता है। क्षेत्रीय पार्टी का संबंध सिर्फ उसके क्षेत्र से ही देखने को मिलता है। जितना हम व्याख्या किए हैं उसी को क्या करना, 8-10 लाइन में आपको 20-30 लाइन में लिख देना, जितना समझ में आए खुद ही। और सब में मजबूती किसको दिखाना है? कांग्रेस को। सब में मजबूती किसको दिखाना है? कांग्रेस को। याद करने वाला बात होगा, हम बताएंगे। क्षेत्रीय पार्टी जैसे बताया, क्षेत्रीय पार्टी का संबंध किसी एक क्षेत्र से होता है, और एक क्षेत्र की अगर आपकी पार्टी है तो वह पूरे देश के लिए भला के बारे में शायद ही सोच पाएगी। और वैसी परिस्थिति में जो पूरे देश के लिए लड़ती है तो वहां कहीं ना कहीं जनता वोटिंग क्या करेगी? ज्यादा करती है। इसलिए लगातार 3 आम चुनाव तक जो आपको देखने को मिलता है कांग्रेस की ही कहीं ना कहीं मजबूती देखने को मिलता है। इसके अलावा भी एक मजबूत और भी था कि कांग्रेस को चलाने वाला एक मजबूत आदमी था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी मजबूत आदमी था शुरुआती दिनों में। कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, उसका वकील भी था वो, और किसी भी पार्टी को चलाने वाला ही उसका मेन होता है। अगर घर का मजबूत मुखिया हो ना तो घर काफी बढ़िया तरीके से चलता है, उसका बेटा बेटी पत्नी सब सही से चले। अगर घर का मुखिया ही मजबूत ना हो, ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति मजबूत ना, उसका घर सही से नहीं चलने वाला हो। जैसे घर में 4 मालिक हो, उसका घर चलने वाला नहीं है। शुरुआती दिन में अगर गठबंधन की सरकार, गठबंधन का मतलब क्या होता है? जब एक से अधिक दल मिलकर क्या बनाए? सरकार बनाए। यानी आधा से अधिक सीट अगर एक पार्टी को नहीं मिल पाता है, दूसरे पार्टी को मिला के जब वो आधा से अधिक सीट को पूरा करके सरकार बनाता है तो उसे गठबंधन की सरकार बोलते हैं। जब गठबंधन की सरकार बोलते हैं, क्या अकेले वो आदमी निर्णय ले सकता है या जितना आदमी मिला है तब वो निर्णय लेगा? जितना आदमी मिला है सबके निर्णय के आधार पर निर्णय लेगा। तो शुरुआती दिनों में आपको ये भी 1977 में जब आपको इलेक्शन होगा, देखिएगा 8वां या 9वां चैप्टर में 1977 में सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है। क्या कहते हैं उसमें 8-10 पार्टी को मिला के बना था, 2 साल भी सरकार नहीं चला। गठबंधन की सरकार कभी भी सही नहीं होती है,
गठबंधन की सरकार में दिक्कत ये बात है, सबके बात को मानना होगा। जब सबके बात को मानिएगा तो आपका सरकार नहीं चलेगा, अंततः 5 साल से पहले ही सरकार आपकी क्या हो जाएगी, खत्म। एक बात बताओ, 5 साल में 4 बार पार्टियां टूटे, 4 साल में 4 गो सरकार आए, देश का विकास होगा? कहीं नहीं होगा। 4 बार तुम पार्टियां बना रहा है। शुरुआती दिनों में कांग्रेस के पास 350 सीटें अकेला जीत रहा है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं था। तो कहीं ना कहीं इसकी मजबूती तो कहीं ना कहीं बनी हुई थी, 5 साल लगातार करता था शासन। शुरुआती दिनों में कर्मठ और सुयोग्य और नेतृत्वधारी जो था कांग्रेस, बहुत मजबूत था। वो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें कहा था भी, इस नेताओं में सर्वोच्च नेता जैसे नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी, इन सभी का संबंध किससे? कांग्रेस पार्टी से। इंदिरा गांधी के समय और मजबूत था। आपातकाल में आता 1975 में थोड़ा सा डिसमिस आता है, 80 में फिर सरकार बना लेती है। इंदिरा गांधी एक दबंग लेडी के रूप में देखा। आज बांग्लादेश को बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? उसी का था। आज बांग्लादेश को देखो, उड़ रहा है, आसमाने में उड़ रहा है, बोलता है उत्तर पूर्वी वाला हम कब्जा कर लेंगे। अलग ये शौक में है वो, उसको बनाए हम लोग, ठीक है, इतना सा है, इतना सा ज्यादा नहीं है भारत की अपेक्षा। बिहार का जितना जनसंख्या उतना है समर्थन, वहां का नेता पश्चिमी पाकिस्तान वाला सपोर्ट करता है, हवा मुड़ रहा है। अभी समझ में नहीं आएगा, जब महंगाई बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा ना, इन्फ्लेशन नहीं समझता है ना अभी महंगाई, पढ़ा लिखा रहेगा तब ना समझेगा महंगाई क्या होता है। जब आप ऐसा कुत्तापंथी कीजिएगा तो आयात निर्यात सब बंद होगा, आईपीएल में ये भी मांग हो रहा है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को नहीं खिलाए, कहा जब मांग तो पूरे हो रहा है। वो क्या बोलते हैं, मुस्तफिजुर रहमान, ठीक है। अब देख कि कर रहा है 10 आदमी पर, इम्पैक्ट पड़ रहा है सब पे। अब सबकी सोचवा नहीं होगी, अब क्या कर सकते, आप कर रहे हैं तो आप कीजिए। कहीं उसमें एक वहाँ का जो मेन है सेना का क्या कौन है, उसमें ई दिखाया उन लोग का एक नक्शा जारी किया जिसमें बोलता है उत्तर पूर्वी कब्जा कर लिया है, बोलता है ग्रेट बांग्लादेश बनाएंगे, ग्रेट बांग्लादेश। अखंड भारत में वो बोल रहा है वो पहले आएगा बोला ग्रेट, वो वाला पार्ट है ना, बिहार भी उसमें ले रहा है। भाई हमको एक बात तू सोच, बांग्लादेश सबको बोलते, बिहार को काहे बोलता है, बिहार को बांग्लादेश में शामिल करेंगे ये तो समझ, बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश बोलता बांग्लादेश में जाएगा उत्तर पूर्वी बोल रहे चल भाई मान लेते हैं कि जस्टिफाई होगा तो नहीं, वो तो पहले हम लोग से अलग होने के लिए पहले से लोग मारपीट करता है। अफास्पा उधर लगा रखे हैं हम लोग, अफास्पा होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। ये होता है कि अफास्पा जब लगता है, सैनिक शासन बोलते हैं, वहां जब भी गैदरिंग कीजिएगा सेना डायरेक्ट गोली चला दी, लाठी ने बरसता डायरेक्ट गोली चलाती है, ठीक है। उत्तर पूर्वी में लगले रहता है, अधिकतर लगले रहता है, अफास्पा लगता है। हम लोग इधर 144 लगता है, धारा 144 में पुलिस खड़ी रहती है या बाहर नहीं जा, वहां सेना रहती है और सेना डायरेक्ट गोली चला देती है, अब कोई पूछने वाला नहीं। अफास्पा लगले रहता है और समझ के सेना के कंट्रोल में, पुलिस के कंट्रोल में रहता है, आदमी च्यामू कर लेता है। सेना अगर एगो खड़ा हो जाएगा ना, आदमी च्यामू नहीं करता है, ठीक है। और हमको मान ले चल बोल दिया उत्तर पूर्वी, पहली बात तो एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए हम कभी भी उसको तोड़ नहीं सकते, इसके चलते हमारी जान भी कहीं नहीं चले जाए, अगर हमें मौका मिले तो हम लड़ सकते हैं। लेकिन ये बात हमको खड़ा बोलता है बिहार को मिलाएंगे यहां बोलते बिहार को मिलाएंगे, और बिहार मिलाए यूपी को मिलाएंगे, बिहार यूपी तुम उठो, अकेला देश है, दोनों अकेले देश है। बिहार यूपी 80 सीट अकेले बैठ के, 40 सीट हम लोग हैं, 80-40 कितना हो गया, 120 सीट, 120 सीट लेके बैठे हैं। और जनसंख्या देखना तुम, नेपाल में जितना जनसंख्या है, यूपी में उतना पुलिस है नेपाल में जितना यूपी में उतना पुलिस है, अलग ही शौक है, ठीक है। रहने तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा है बांग्लादेश, वही जो बीच में व्हाइट करके नहीं दिख रहा है वहां मैप पे, 22 किलोमीटर का एक पतला पट्टी जाता है, जो कि हम लोग उधर एक थोड़ा सा पट्टी जाता है 22 किलोमीटर का, उसी से हम लोग उत्तर पूर्वी में जाते हैं। आसाम साइड जाएगा ना, अभी खत्म होगा, हमको बोलना, दिखाएंगे 2-4 को फोटो उत्तर पूर्वी राज्य का, देखना कितना प्राकृतिक स्थल से रमणीय स्थल है, ठीक है। 2-4 को वीडियो सेव होगा, अभी कटेगा, इससे जोड़ कर हम दिखाएंगे बोर्ड पे, देखना उत्तर पूर्वी राज्य में कितना पहाड़, नदी, झरना और क्या कहते हैं प्राकृतिक का रूप देखने को मिलेगा। जैसे वीडियो करता है तैसे हम दिखाते हैं। वो क्या करेगा, खुद गरीब देश है, ठीक है। पानी से बेचारा परेशान, छोड़ रहा उसको। कांग्रेस यही बांग्लादेश का भी सोच है, उड़ रहा है हवा में, ठीक है। अपना अपना दिन आता है, ठीक है। सुन ध्यान से, शास्त्री, इंदिरा गांधी और सत्ता की लालच में, ध्यान से रखना, शुरुआती समय में जितना भी व्यक्ति, सभी का संबंध कांग्रेस से था, लेकिन सबके प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी। उसके बाद जब देखा कि
कांग्रेस पार्टी में उसको सत्ता नहीं मिल रहा है तो वो लोग छोड़ दिया पार्टी। किस पार्टी की छोड़ा? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी, याद रखना, दूसरा चैप्टर में पढ़ा रहे हैं, जो जो आदमी कांग्रेस पार्टी को छोड़ा वो पार्टी गया क्षेत्र में। कहां गया? क्षेत्र में। जब भी क्षेत्र में जाएगा तो वो पॉइंट क्या बनाएगा? या तो भाषा के आधार पर बनाएगा, या तो क्षेत्रीय संस्कृति को एक नई पहचान देने के लिए बनाएगा, या भारत से अलगाववादी के संदर्भ में क्या करेगा? वो पार्टी बनाएगा। जब भी छोटी छोटी, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी जो बनाया गया था वो SC ST वर्ग के लिए बनाया गया था, तो यहां जातिवाद संबंध हो गया। इससे बनाया गया जातिवाद। SC ST के संबंध में पार्टी बना दिया। मुस्लिम लीग के लिए मान लो मुस्लिम लीग बना दिया। कहीं ना कहीं एक पार्टी संबंध धार्मिक संबंध से, किससे बना दिया? धर्म से संबंध। एक तो कांग्रेस पार्टी में पहले दाल नहीं गिरा, दाल गलने का मतलब ये है वहां सत्ता में आ नहीं पाया, तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता की लालच में जो जो व्यक्ति छोड़ा और छोड़ के कहां आया? क्षेत्र में आया। क्षेत्र में जो बनाया उसे कौन सी पार्टी बोलते हैं? क्षेत्रीय पार्टी। या धर्म के नाम पे बना रहा है, या जाति के नाम में, या भाषा के आधार पे बना रहा है, या संस्कृति के आधार पे। देखिए आने वाले दिन में मजबूत होगा ये पार्टी जो भी बन रहा है। 7वां 6ठा चैप्टर में पढ़िएगा, क्षेत्रीय पार्टी काफी मजबूत हो जाती है, क्योंकि लगातार 10 से 15 साल 20 साल तक वो क्या करती है? उस क्षेत्र में संघर्ष करती है। संघर्ष करते आने वाले दिन में उसकी मजबूती दिखेगा, जिसमें दिखेगा कि राज्यों में धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी की सरकार जाना स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआती दिन में ठीक है, लेकिन जिस पार्टी को वहां पर स्थिति सही जगह नहीं मिल रहा है वो पार्टी छोड़ के कहां आ रहा है? राज्य में। पार्टी क्या? आदमी या आदमी आके पार्टी बना रहा है। आदमी जगह नहीं मिल रहा है, आदमी आके क्या बना रहा है? राज्य में पार्टी, जो कि क्षेत्रीय पार्टी है, या राज्य पार्टी बोलिए, या क्या बोल सकते हैं आप? क्षेत्रीय पार्टी। अब देख, राज्य स्तर पे असमान पर शुरुआती दिनों में कांग्रेस में देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो अमीर व्यक्ति था उसका बोलबाला था शुरुआती दिनों में। बाद में धीरे धीरे धर्मनिरपेक्ष होता है, ठीक है। शुरुआती दिनों में था, जिसको कांग्रेस पार्टी पसंद नहीं हुआ वो व्यक्ति छोड़कर कहां स्टार्ट है? राज्यों की ओर आना क्या करता है? स्टार्ट करता है। आपकी किताब में पूरी की पूरी एक कहानी दी गई प्रमुख विपक्षी दल का। जो प्रमुख विपक्षी दल में यहां पर दिया गया कार्यक्रम और सिद्धांत, यानी पेज नंबर 38 जब देखिएगा, यहां पर टोटल 5 पार्टी है। कितना पार्टी दिया गया है? 5 पार्टी आपकी किताब में दिया गया है। वर्तमान में 6 क्या कहते हैं? 6 राजनीतिक, मेरे ख्याल से 7 राष्ट्रीय दल है, आपको हम लिखवा देंगे। अगर आप पेज को थोड़ा पलटिएगा, 38 पेज नंबर देखिएगा, एक पूरा का पूरा डब्बा बना हुआ है, ठीक है। पूरा डब्बा आपको दिख रहा है क्या? कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल खत्म। सुनिए ध्यान से। हम ठीक लगा, सुनिए। यहां पर एक पार्टी क्या कहते हैं? 5 पार्टी का नाम दिया गया। ध्यान से समझिए, जब भी कोई पार्टी बनती है उसका कार्यक्रम और सिद्धांत होता है। जब भी आप पढ़ने हैं, आपका भी कार्यक्रम और सिद्धांत है कि हमारी पार्टी जीतेगी तो क्या करेगी, हमारी पार्टी शासन में आएगी तो क्या करेगी। तो हर एक पार्टी का कुछ सिद्धांत होता है, कुछ कार्यक्रम होता है। जैसे सबसे पहला हम पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसके बारे में देखिए सोच क्या। अब देखिए, याद करने की आवश्यकता है नहीं है, याद करने की आवश्यकता, सिर्फ सुनेंगे। सिर्फ क्या करेंगे? सुनेंगे। सवाल जो बताएंगे वही फंसेगा, सवाल जो बताएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए बोले पॉलिटिकल अधिकतर से ज्यादा संविधान चला जाता है। पॉलिटिकल में जितना बताएंगे उतना ही। कहानी में याद किए, कहानी याद 1947 का आजाद होना, रियासत को मिलाना, कश्मीर का मामला का होना, भाषा के आधार पर नए राज्यों गठन होना, 1952 में चुनाव होना, कांग्रेस पार्टी की बनना, केंद्र और राज्य दोनों में बनना। लेकिन धीरे धीरे जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर क्षेत्रों में आया, धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी का क्या हुआ? उदय हुआ। यहां तक कहानी याद है? अब इधर सुन, कहानी की तरह पूरी किताब याद कर दो, खत्म कर, कोना में रख दो। उसके बाद सुन ध्यान से। हाँ, संविधान तुम्हारा चालू होगा अक्टूबर नवंबर में, अभी थोड़ी, अभी तो पूरा किताब यहाँ कितना मोटा है। हाँ, खत्म कर दे। तू भाग गया था, बच्चा भरोसा नहीं करते हम। फिर नया बच्चा जब आएगा उसको क्या पढ़ाएगा? अभी नया बच्चा आएगा जनवरी में, नया साल अगला साल वाला काम करता है। सुनिए ध्यान से, कांग्रेस पार्टी के बारे में सुनिए कि कांग्रेस पार्टी का क्या कार्यक्रम रहा और क्या सिद्धांत रहा। सुनिए, कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी, यानी सभी पार्टी को समान इज्जत, अर्थात सभी धर्मों को समान और सद्भाव, और राज्य के कार्यों में धर्म को हस्तक्षेप नहीं करता है। समाज के समाजवादी प्रतिमान। और याद रखना कि कांग्रेस पार्टी शुरुआती दिनों में समाजवाद का सपोर्ट करता था। किसका सपोर्ट करता था? समाजवाद का। लेकिन भारत में अभी कैसी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। दूसरी औद्योगिक नीति के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाया जाता है। दूसरी औद्योगिक या मिश्रित मतलब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देगा और समाजवादी से क्या कहते हैं? समाजवाद सेक्टर को बढ़ा देता है। वर्तमान समय अधिकतर देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वर्तमान समय अधिकतर देश का समाजवादी में, जहां पर जो भी चीज अर्थव्यवस्था में होगा, जितना विकास संबंधित कार्य होगा, वो सारा चीज सरकार के पास होगा।
ठीक है, जितना भी चीज वस्तु हो चाहे सेवा हो, अर्थशास्त्र पढ़िएगा तो उसमें वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा का उत्पादन या उत्पादन का स्वामित्व सरकार के पास हो, तो शुरुआती समय में ये सब चीज किसके पास था? सरकार के पास। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी शुरुआती समय में समाजवाद के रूप में देखने को मिलता है। आगे सुनिए, नियोजन के माध्यम से देश का विकास करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाने का प्रयास करना है। उसके बाद अगला पार्टी है कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी तीसरा हम बता देते हैं आपको, भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी सरकार में है। ठीक है, जो मेन है उसको बता, खाली सुन लीजिए, याद नहीं कीजिए, ध्यान से। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला लाइन सुनिए, हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करना। स्टार्टिंग होता है, हम कुछ नहीं कर सकते, लिखा है, आप सुनिए। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत क्या है? पहला ही, हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करना, जिसका अर्थ है भारत संस्कृति के आधार पर राष्ट्रवादी धारा को प्रबलित करना। आपका इसका भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का है, तो आप सुनिए, यहाँ हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? किताब कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जो होगा वह हिंदुत्व को होगा और भारतीय संस्कृति के आधार पर राष्ट्रवादी धारा को क्या करेगा? मजबूत करेगा। कहीं ना कहीं यह पार्टी का संबंध किससे दिख रहा है? धर्म से दिख रहा है, तो आप इसे धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं बोल सकते। दूसरा पॉइंट, धर्मनिरपेक्ष पर बल देना, कहा है धर्मनिरपेक्ष पर बल देंगे, सर्वधर्म समभाव के सूत्र को प्रचारित करेगा। अब देख, इसका भी लाइन ये भी बचा है, सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों के प्रति हमारा आदर बराबर होगा, सभी धर्मों के प्रति हमारा क्या होगा? आदर होगा। और किसी संप्रदाय जैसे मुस्लिम व ईसाई के प्रति तुष्टीकरण नहीं, यानी उससे मुंह मोड़ा नहीं जाएगा, सबके लिए बराबर किया जाएगा, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा को प्रबलित किया जाएगा, ये वो लिखा। ये भी कह रहा है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्मनिरपेक्षता रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखता है यथास्थिति समर्थन करना, निजी अर्थव्यवस्था का प्रोत्साहन देना। ये तो पहले बोल रहा है, कार्यक्रम में लिखा है निजी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना, ये कि सरकारी नहीं, किसको प्रोत्साहन देगा? निजी को देगा। सुरक्षा, स्वदेशी और सामाजिक समरसता, राजनीतिक क्षेत्र में सभी को सत्ता, समान और समृद्धि की लाभ उपलब्ध होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति व सुरक्षा नीति का आचरण करने हेतु अपने शत्रु के प्रति, जैसे चीन हो गया, और पाकिस्तान के प्रति कठोर नीति अपनाएगा, यानी शत्रु के प्रति कठोर नीति अपनाएगा। नेपाल व मॉरिशस जैसे हिंदुओं के साथ निकट संबंध बनाए रखेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी जो बना था, ये पार्टी बना था सार्वभौमिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे पर बल देता है। और ये पार्टी जो कहीं ना कहीं संबंध है पीछे SC और ST वर्ग से, किससे है? SC और ST वर्ग से। इसी प्रकार से तुम्हारा तृणमूल कांग्रेस देखने को मिलता है। तृणमूल कांग्रेस 2 सितंबर 2007 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलता है। बंगाल के अलावा मणिपुर, त्रिपुरा, यानी टोटली अगर मिला जुला के हम एक बार में आपको घटना को अगर खत्म करें कि भारत में वर्तमान समय में राष्ट्रीय दल यहाँ 6 दिया है, मेरे ख्याल से भी 7। किसी के पास फोन है? फोन है किसी के पास? वर्तमान समय में किताब में थोड़ा एडिट कीजिएगा, मेरे ख्याल से 7 राष्ट्रीय दल है। अब लिखिए उसको, लघु दीर्घ का सवाल है। राष्ट्रीय दल का मतलब जो पूरे देश के लिए हो। पार्टी का नाम पूछता है बालक काली, क्या बोले? नहीं, लघु में खाली नाम। वर्तमान में भारत, अरे इसको बरका जाक करना दिखता नहीं सही से, बोका वाला काम लिखता है। तो तुम लिखने का जो स्टाइल चेंज कर ले इसमें, दे हमको दिखाई कौन देता है? बच्चा वाला चीज करता है ना रे। वर्तमान में भारत में कितने? 6 ही है, 6 ही है। ठीक है, 2025 के अनुसार 6। देखिए कौन कौन सा है, देखिए आपके किताब मिला लीजिए। तो लघु का सवाल होगा कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है? वर्तमान राष्ट्रीय दल 6 है, मिला लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं है, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी है ना, हाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वही है। आम आदमी पार्टी, आप आम आदमी पार्टी 6ठा नंबर में हो, आम आदमी पार्टी है? अरे होगा, अरे बढ़िया देखिए, 5 को 6ठा ऐड कीजिए। नेशनल आम आदमी पार्टी, जिसका में नहीं है वो ऐड कर लीजिए, आम आदमी पार्टी। 5वां आम आदमी पार्टी और 5वां, 6 को टोटल पूर्ण। अरे किसमें देख रहा था तू लोग? अरे भाई वो डब्बा के नीचे लिख ले नोट में, तूने ऊपर में खोज रहा था। ये मिला, ये दोबारा ए हल्ला ने, भारतीय जनता पार्टी मिला है, फिर हल्ला करता है। अगर हम बोले तो हम ही बोले, अब हल्ला मत के। डब्बा नीचे मिलाइए, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया,
आम आदमी पार्टी यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी आप, आम आदमी पार्टी है, उसके बाद अंतिम नेशनल पीपुल्स पार्टी है, नेक्स्ट है ना 5 का 5, 6 का 6, तो ये 6 है। तो 6 को जो बोले 6 में ही टिक लगाना था, 8 में कहा टिक लगा है? वर्तमान समय में 6 में टिक आउट किया। एक ही बात को चले हम कोई बात, हम शनिवार को लिखा देंगे, ठीक है, आप छोड़ दे किताब में, हम आपको शनिवार को लिखा देंगे। देख 3 पार्टी का मान्यता समाप्त हुआ है। कौन कौन पार्टी की मान्यता समाप्त हुआ सुन ले ध्यान से। 15 मई 2023 को, 15 मई 2023 को 2 ऑब्जेक्टिव याद कर लो। भारत में कौन सा पार्टी भारत में कौन सा दल राष्ट्रीय दल होगा, कौन सा दल क्षेत्रीय दल होगा, और कौन सा दल का क्या चुनाव चिन्ह होगा, ये जो देता है वो देता है निर्वाचन आयोग। कौन देता है? निर्वाचन आयोग। किसी पार्टी की जो राष्ट्रीय दल की सदस्यता वो दे भी सकती है, उसको अंत भी कर सकती है। वर्तमान समय में मात्र 6 ही आपको राजनीतिक दल देखने को मिलता है। 15 मई 2023 को 3 पार्टी का क्या हुआ है, जो राष्ट्रीय पार्टी था उसका दर्जा समाप्त होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। तो वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय दल हैं। हम जब पढ़ाएंगे तो आपको हम क्या करेंगे, लिखा देंगे। कब लिखाएंगे? कल नहीं, शनिवार को, ठीक है। अगला आप सुनिए कि वर्तमान समय में जितना भी पार्टी है उसके सिद्धांत के दृष्टिकोण से उन सभी पार्टी को 3 भाग में रखते हैं। कितने भाग में रखते हैं? 3 भाग में। कितना बजिए? 9:47। अच्छा, एक टॉपिक ही पढ़ा देते हैं, उसका कल व्याख्या करते हैं कि वर्तमान समय में जितना पार्टी है उसके सिद्धांत के दृष्टिकोण से यह सवाल बन सकता है, ठीक है। आज का क्लास में सबसे याद रखने वाला इतना ही बात था, क्षेत्रीय पार्टी। क्या याद करना था? क्षेत्रीय पार्टी का संबंध किसी क्षेत्र से होगा। इधर सुनिए, और इसके साथ ही वर्तमान समय में कितने राष्ट्रवादी दल हैं? 6 राष्ट्रवादी दल, राष्ट्रीय दल है, हम लिखा देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, जितने भी पार्टी हैं उन सभी पार्टी का कुछ ना कुछ सिद्धांत होता है। सिद्धांत का मतलब क्या हो, उसका उद्देश्य क्या है, एक लाइन वाला समझे, प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, तो उस पार्टी का लक्ष्य क्या है जिसको वो प्राप्त करना चाहेगी, ठीक है। इस आधार पर जितनी भी पार्टियां हैं उसको हम लोग कितने भाग में रखते हैं? टोटल कितने भाग में रखते हैं? 4 भाग में। कितने भाग में रखते हैं? 4 भाग में रखते हैं। एक दक्षिणापंथी, वामपंथी, केंद्रवादी और क्षेत्रीय वर्गीय दल। सबसे पहला पार्टी का भाग क्या है? सिद्धांत के आधार पर पार्टी कितने प्रकार का हो जाएगा? एक दक्षिणापंथी, ठीक है। दूसरा हो जाता है वामपंथी, इसको याद करना है, ठीक है। दक्षिणापंथी, वामपंथी, केंद्रवादी पार्टी, केंद्रवादी है, हाँ, केंद्रवादी पार्टी। और एक क्या है? क्षेत्रीय व वर्गीय दल। कल चारों नाम याद करके आइए, कल व्याख्या हम करवाएंगे। और याद जो रखना है इसमें से 2 को याद रखना है, दक्षिणापंथी और वामपंथी का, ये दोनों का याद रखेंगे हम लोग डिफिनेशन। कल इसका व्याख्या करेंगे और इसके साथ ही कल के टॉपिक में ये बात देखेंगे, कल ही खत्म कर देंगे। इसके साथ ही कल पढ़ेंगे मतदान के बदलते तरीके। वोट पे ध्यान दे, गिज मत कर क्लास में। सबसे पहले जितनी भी पार्टी है उसके सिद्धांत के अनुसार पार्टी को रखेंगे, कौन सा पार्टी किस श्रेणी में आएगा। इसके साथ ही मतदान के बदलते तरीके का मतलब ये था, पहले ऐसे करके एक बैलेट में कागज छपा होता था और इधर नाम लिखा होता था और उसका चुनाव चिन्ह बना होता था। इधर नाम लिखा है और उसका क्या बना है? चुनाव चिन्ह। जब व्यक्ति वोट गिराने जाता था उसको बैलेट पेपर मिलता था और उसका स्टाम्प और वो लगा था, उसको मारिए और इसमें मार दीजिए मोहर। अब इसमें होता क्या था कि इसमें कहीं ना कहीं वोट वोकस ज्यादा हो जाता था, कई प्रकार की धांधली हो जाती थी। होता क्या था, जब इसको 2 तरीके से मोड़ा जाएगा, या तो इसको ऊपर से नीचे मोड़ दीजिए, ठीक है, या इसको बीच से इस साइड से फोल्ड कर दिए। मोड़ने का 2 तरीका, या ऐसे मोड़ दीजिए या नहीं तो ऐसे करके मोड़ दीजिए। बात समझ रहे? या तो ऐसे मोड़िए या नहीं तो इसको ऐसे मोड़िए। किताब है 2 तरीके से मोड़ सकते हैं ना, किताब एक तो बीच से आप फोल्ड करते हैं, ऐसे किताब है बीच से फोल्ड कर सकते हैं, और ऐसे भी ऑप्शन ऐसे ही मोड़ सकते हैं ना, चाहे तो मोड़ सकते हैं। लेकिन दिक्कत का बात ये होता था, वोट गिरता था, अगर मान लो इसको बीच से ऐसे करके ऐसे मोड़े तो इसमें जो छप्पा पड़ा है इंक वाला इसमें भी आएगा। हाँ, जब इसमें आता था तो वोट खराब हो जाता था, अधिकतर वोट ऐसे खराब होता था। आदमी वोट मारने के चक्कर में इसका बीच में मार देता था, तो दोनों में गड़बड़ी हो जाता था। अगर बीच से मोड़ता तो इसका, अगर इधर वाला इधर पलटता, अगर यानी इस पे छाप मारता, ऐसे करके मोड़ता, तो ये वाला छाप किस पे आता? इसके नाम पे, तो वोट सही होता। अब जब भी मोड़ा जाता है तो आप याद रखनेगा, पैक्स का जो वोट गिरता है ना, अभी भी ऐसे गिरता है। पैक्स का मेंबर का गिरता है, सरपंच पंच का जो गिरता है उसका ईवीएम नहीं आता ऐसे। तो होता क्या था, इसका मारने में पहले गड़बड़ा जाए, ऊपर नीचे होता है, पता नहीं चलता वोट किसका, तो उसका वोट गिरा ही नहीं जाता था। दूसरे पॉइंट, जब मोड़ने में गड़बड़ा जाता था तब पर भी वोट गिरा नहीं जाता था। मोड़ना कैसे है? ऐसे। कैसे मोड़ना? ऐसे, ना कि ऐसे नहीं, ऐसे।
ऐसे वैसे नहीं करना था, ऐसे वैसे नहीं, ऐसे मोड़ना था, ठीक है, बीच से फोल्ड करना था, यानी कि लंबा लंबा फोल्ड करना था। फोल्ड कैसे करना था? लंबाई में, चौड़ाई में, ठीक है। अभी प्रयोग होता है ईवीएम का, अभी प्रयोग किसका होता है? ईवीएम का। 2004 से एक ऑब्जेक्टिव, सब सुनिए, एक ही ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण बनता है कि ईवीएम का प्रयोग पूरे देश में कब से होने लगता है? 2004 से। बात समझ गए? अगले क्लास में हम लोग समझेंगे आगे की घटना को। क्या सर? पार्टी का सिद्धांत का मतलब जो पार्टी, अगर सुनिए, पार्टी का सिद्धांत, अगर कोई भी अगर पार्टी होगा तो दक्षिणापंथी वामपंथी में वहां पर डिफिनेशन है कि कौन सी पार्टी किस श्रेणी में रखा जाएगा। कुछ पार्टी है जैसे उस पार्टी, जैसे बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी की ओर जाता है, निजी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। जैसे जलजाओ कांग्रेस कैसी पार्टी हो जाती है? धर्मनिरपेक्ष पार्टी हो जाती है, समाज के सभी वर्गों को लेकर आगे जाने का क्या करती है? प्रयास करती है। कई पार्टी होती है जो धार्मिक आधार पर बढ़ावा देती है, धार्मिक प्रचार को बढ़ावा देती है। इस प्रकार से जो उसका सिद्धांत होता है, यानी जिसपे वो पार्टी कार्य करती है, एक लाइन समझे, जिस सिद्धांत पे जो पार्टी कार्य करती है वो उसका क्या हो जाएगा? जिस भी उसका उद्देश्य होता है, ठीक है। इसका व्याख्या कल होगा, कल हम ज्यादा बढ़िया से पढ़ा देंगे इसको, ठीक है।